वक्त होता है जून 2025 का। तेलंगाना के जोगला गढ़वाल जिले की पुलिस जो है पिछले 2-3 दिन से 31 से 32 वर्षीय युवक की तलाश कर रही थी। दरअसल 17 जून 2025 को एक व्यक्ति लापता हो गया था, जिसकी एफआईआर 18 जून 2025 को पुलिस के पास दर्ज हुई थी। आज 20 जून 2025 का वक्त होता है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा होता। ऐसे में अचानक से एक कॉल आती है और पुलिस को सूचना मिलती है कि अरौली रोड पर पनियों घाट के पास जो है बहुत तेज बदबू आ रही है। ये खबर सुनने के बाद पुलिस बिना एक पल भी गवाए उस स्थान पर पहुंच जाती है और वहां पे जांच पड़ताल शुरू करती है। थोड़ा बहुत जो है छानबीन के बाद पुलिस को वहां झाड़ियों में पड़ी एक व्यक्ति की लाश मिलती है। ये लाश जो है काफी हद तक गल चुकी थी। दरअसल ये लाश डिकम्पोज हो रही होती है और इस लाश को देखकर पता चलता है कि इसकी बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है। दरअसल इस व्यक्ति के सर पर एक बहुत ही जोरदार वार किया गया होता है, साथ ही साथ व्यक्ति का गला काट दिया गया होता है और इस व्यक्ति के पेट में मल्टीपल चाकू से वार किए गए होते हैं। इस सबके बावजूद भी इस व्यक्ति का चेहरा जो है वो डैमेज कर दिया गया होता है इस हद तक ताकि कोई इसको पहचान न सके। पुलिस जो है जांच करती है तो पुलिस को मिलता है कि इस व्यक्ति के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बिहाफ पे इस व्यक्ति की लाश की शिनाख्त की जा सके। लेकिन पुलिस के लिए अच्छी बात ये होती है कि उस व्यक्ति के हाथ पे एक टैटू होता है और उस टैटू पे अम्मा लिखा होता है। अब इस टैटू के सहारे पुलिस जो है इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश करती है। पुलिस पिछले 3 दिनों से जिस लापता व्यक्ति को ढूंढ रही थी, इस लाश का हुलिया जो है उस व्यक्ति के साथ मैच खाता है। ऐसे में उस लापता व्यक्ति के परिजनों को सूचना दी जाती है और पुलिस चौकी बुला लिया जाता है। जब उस व्यक्ति के परिजन पुलिस चौकी आते हैं तो वो उस बॉडी को देखकर और उस टैटू को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि दरअसल ये उनका अपना भाई जो है तेजेश्वर होता है। गुंडा तेजेश्वर जो होता है पेशे से एक लाइसेंसधारी लैंड सर्वेयर होता है और साथ ही साथ वो एक प्रोफेशनल डांस टीचर होता है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चलता है कि दरअसल तेजेश्वर गुंडा जो है एक बहुत ही सीधा साधा आदमी होता है और बहुत ही ईमानदार और मेहनती होता है। उस इलाके में उसकी सबसे अच्छी जान पहचान होती है और पुलिस को ये भी पता चलता है कि घर के अंदर या घर के बाहर कोई ऐसा दुश्मन नहीं होता जो कि गुंडा तेजेश्वर को मारना चाहे। अब ऐसे में पुलिस जो है अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है। पुलिस जो है सबसे पहले तेजेश्वर की सीडीआर लोकेशन निकलवाती है। सीडीआर लोकेशन में लास्ट लोकेशन जो होती है तेजेश्वर की वो पनियान घाट के पास की आती है, लेकिन वहां पर पुलिस को उसकी सिर्फ बॉडी मिली थी। उसके अलावा वहां पे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे कि हत्यारे पकड़े जा सके। पुलिस जो है अपने दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल कर पुलिस जो है तेजेश्वर के रूटीन को फॉलो करती है। तेजेश्वर के डेली आने जाने वाले रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनकी फुटेज निकलवाई जाती है। पुलिस की एक टीम जो है उस फुटेज की छानबीन करती है और इस फुटेज की छानबीन करते वक्त पुलिस के हाथ एक ब्रेक थ्रू लगता है। दरअसल पुलिस को एक वीडियो में जो है तेजेश्वर 3 आदमियों के साथ एक एसयूवी गाड़ी में जाते हुए दिखाई देता है। उस बात में पता चलता है कि 17 जून 2025 को सुबह 8 बजे जो है तेजेश्वर अपनी बाइक लेकर निकला था। ऐसे में बीच रास्ते में वो एसयूवी में किन लोगों के साथ जा रहा है दरअसल वो उन्हें नहीं पता होता। उसके भाई को बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए कि क्या वो इन वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों को पहचानता है, तो वो भी मना कर देता है कि वो इस वीडियो में दिखाई दे रहे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। ऐसे में पुलिस के हाथ में वीडियो क्लिप तो थी, लेकिन पुलिस के पास अभी भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं था। दरअसल उन चेहरों को पहचानने वाला पुलिस के पास कोई नहीं था। 2 से 3 दिन का वक्त बीत जाता है, पुलिस के पास अभी भी कोई सुराग नहीं होता। ऐसे में एक दिन तेजवर्धन जो है पुलिस चौकी आता है और पुलिस को एक बात बताता है अजीब सी, जिसे सुनकर पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल तेजवर्धन बताता है उसके भाई तेजेश्वर की शादी जो है पिछले 1 महीने पहले ही हुई थी। ऐसे में वो अपनी भाभी के बर्ताव को लेकर पुलिस को बताते हैं। दरअसल वो बताते हैं कि भाई के जाने के बाद भाभी को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे उनको भाई के जाने का दुख है। वो बताते हैं कि उसका व्यवहार बिल्कुल शांत और सामान्य सा है। ये बात सुनकर पुलिस भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो डायरेक्टली जो है ऐश्वर्या से बात करने की बजाय पहले उसका सीडीआर निकलवाती है। जब पुलिस जो है ऐश्वर्या का सीडीआर निकलवाती है तो उसकी सीडीआर में दरअसल एक नंबर होता है जिस पर 1 महीने के अंदर में 2000 से ज्यादा बार ऑडियो और वीडियो कॉल की गई होती है। इस नंबर की ऑनर का पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है ये बी तिरुपति राव का नंबर है। बी तिरुपति राव जो है दरअसल वहां पे कैंपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्रांच मैनेजर होता है। पुलिस जो है अब इस कड़ी को तलाशने की कोशिश करती है। दरअसल वो ऐश्वर्या को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। दरअसल वो जानना चाहती है कि क्या वो बी तिरुपति राव को जानती है। तो ऐश्वर्या जो है बी तिरुपति राव के बारे में बातें करती है। वो बताती है दरअसल वो उसका दोस्त है जिससे वो अक्सर बातें किया करती है। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त का तेजेश्वर की मौत में हाथ है, तब वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, बी तिरुपति राव का जो है इसमें हाथ नहीं है। जिसके बाद पुलिस जो है ऐश्वर्या को छोड़ देती है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखती है। अब पुलिस के पास एक कड़ी थी और पुलिस इसको बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी। दरअसल वो बी तिरुपति राव के बारे में इंक्वायरी करना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि हाल ही में बी तिरुपति राव ने अपनी कंपनी कैंपिंग से 20 लाख रुपए का लोन लिया था और साथ ही साथ पुलिस को यह भी पता चलता है कि उस लोन अमाउंट में से अभी हाल ही में बी तिरुपति राव ने एक बड़ा अमाउंट जो है एज अ कैश विड्रॉल किया था। जांच में पुलिस को यह भी पता चलता है कि तेजेश्वर की हत्या के बाद जो है अलग अलग टाइम पर टोटल मिलाकर कुल 3.5 लाख रुपए जो है बी तिरुपति राव ने किसी को ट्रांसफर किए। ऐसे में जो है अब बी तिरुपति राव पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट होता है। पुलिस जो है उस पर कड़ी निगरानी रखती है और तभी पुलिस को एक खबर मिलती है कि 26 जनवरी को सुबह 5 बजे जो है बी तिरुपति राव लद्दाख भागने की कोशिश में।
ऐसे में पुलिस जो है अपनी फील्डिंग सेट करती है और कुल्लू टोल प्लाजा पे जो है बी तिरुपति राव को सुबह के 5 बजे पकड़ लिया जाता है। पुलिस जो है अपनी जांच शुरू करती है, पूछताछ जारी होती है, लेकिन बी तिरुपति राव जो है पुलिस को घुमाता रहता है। दरअसल वो बताता है कि उसे दोस्त के नाते उससे बात किया करता था, लेकिन पुलिस के अंदाज में जब तफ्तीश की जाती है तो बी तिरुपति राव टूट जाता है और फिर उसका प्लान खुल जाता है। बी तिरुपति राव के बयान के बाद पुलिस जो है ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर लेती है और उसको भी पुलिस चौकी लेकर आया जाता है। ऐश्वर्या को जब पुलिस पूछताछ के लिए ले आती है तो उसका फोन चेक करती है और उसके फोन में एक जीपीएस ट्रैकिंग करने के लिए ऐप मिलता है। इस ऐप को जब पुलिस छानबीन करती है तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल इस ऐप के जरिए जो है ऐश्वर्या किसी की लोकेशन ट्रेस कर रही थी और उसके बाद उसकी इनपुट जो है किसी को व्हाट्सएप पर बार बार शेयर कर रही थी। इसके साथ ही पुलिस को उस फोन में बहुत सारी ऐसे सस्पिशियस कॉल्स मिलते हैं जो ऐश्वर्या को प्राइम सस्पेक्ट बना रहे थे। जब दोनों को एक साथ पूछताछ की जाती है तो कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। पुलिस को छानबीन में पता चलता है कि बी तिरुपति राव जो है एक रंगीन मिजाज का दिलफेंक आसिफ आदमी था और उन्हें पता चलता है कि ऐश्वर्या उसी की कंपनी में एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम करती थी। उन्हीं दिनों में इनकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वी तिरुपति राव जो है पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन वी तिरुपति राव के पास एक समस्या थी। दरअसल उसकी पहली पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके लिए उसने अपनी बीवी को भी कन्विंस करने की कोशिश की। दरअसल उसने ऐश्वर्या को अपनी पहली वाइफ से मिलवाया था, लेकिन उसकी वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया था इन चीजों के लिए, जिसके बाद बी तिरुपति राव ने पहले अपनी वाइफ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। लेकिन इन लोगों के बीच में दरअसल एक विलन की और एंट्री हो जाती है। दरअसल ऐश्वर्या की मां जो सुजाता थी वो ऐश्वर्या से पहले जो है कैंपिंग कंपनी में काम किया करती थी और जिस तरीके से आज ऐश्वर्या जो है वी तिरुपति राव के प्यार में पागल थी, उसी तरीके से उसकी माँ भी तिरुपति राव के प्यार में पागल थी। जब से ऐश्वर्या तिरुपति राव की जिंदगी में आई तब से तिरुपति राव ने सुजाता को भाव देना कम कर दिया, जिसकी वजह से सुजाता को ये सारी बातें पता चल जाती है और उससे मिला के वो अपने रास्ते से ऐश्वर्या को हटाना चाहती है। दरअसल वो अपने प्यार के बीच में ऐश्वर्या को नहीं चाहती थी। यही वजह होती है कि वो अपनी लड़की पर प्रेशर बनाकर जो है उसकी शादी तेजेश्वर के साथ फिक्स कर देती है। दिसंबर 2024 में ऐश्वर्या की गुंटा तेजेश्वर के साथ जो है सगाई हो जाती है और अगले ही साल 13 फरवरी 2025 को उनकी शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही होती है, एक हफ्ते पहले ही ऐश्वर्या अपने घर से गायब हो जाती है बिना किसी को बताए। ऐसे में ये शादी टूट जाती है। ये वही वक्त होता है जब पूरे देश में सोनम रघुवंशी का केस चर्चा में आया था। और फिर होता यह है कि अचानक से ही एक हफ्ते के बाद जो है ऐश्वर्या अपने घर वापस आ जाती है। अब वो दोबारा तेजेश्वर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तेजेश्वर डायरेक्टली उसको कॉल करने से मना कर देता है। वो तेजेश्वर से कहती है कि हमें शादी करनी है आपसे, लेकिन तेजेश्वर बार बार मना कर देता है। लेकिन ऐश्वर्या बार बार तेजेश्वर को कॉल कर रही होती है। बार बार उसके मल्टीपल टाइम कॉल करने से जो है तेजेश्वर उसकी कॉल उठा लेता है, उससे बात करता है। दरअसल वो तेजेश्वर को एक ऐसी कहानी बताती है जो तेजेश्वर को इमोशनल कर देती है। दरअसल वो कहती है कि उसकी माँ के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे में उसकी माँ परेशान थी और वो अपनी माँ को परेशान नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी सहेली के घर भाग गई थी। ये बात जो है तेजेश्वर अपने घर में अपनी माँ, बहन और भाई को बताता है, लेकिन उसकी माँ और बहन और भाई सभी इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। उसका भाई बताता है कि उसने अपनी लेवल पे है जो जांच पड़ताल की है और उसको पता चला है कि किसी सहेली के यहाँ नहीं गई थी, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड बी तिरुपति राव के साथ भागी थी। लेकिन तेजेश्वर जो है एक भी बात नहीं सुनता और वो जिद पे अड़ जाता है। दरअसल वो शादी करेगा तो ऐश्वर्या के साथ ही करेगा। ऐसे में उसके घर वालों को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता है और तेजेश्वर की ऐश्वर्या के साथ शादी हो जाती है। दरअसल इस शादी से तेजेश्वर बहुत खुश था, लेकिन ऐश्वर्या के लिए ये एक सोची समझी साजिश थी। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें तेजेश्वर को जानबूझकर फंसाया गया था। दरअसल जिस वक्त ऐश्वर्या एक हफ्ते के लिए अपने घर से भागी हुई थी, उस वक्त पूरे देश में सोनम रघुवंशी केस चर्चा में था। उस केस के चर्चा में आने के बाद भी तिरुपति राव और ऐश्वर्या मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दरअसल वो ये प्लान बनाते हैं कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाया था, उसी तरीके से वो शादी करेंगे और वो अपने पति को रास्ते से हटा देंगे, जिसके बाद उसके पति की सारी संपत्ति उसको मिल जाएगी और उसके बाद वो भी तिरुपति राव के साथ अपने बाकी के जीवन गुजारेंगे। ये उनका प्लान था और यही प्लान होता है जिससे कि एक हफ्ते में ही ऐश्वर्या अपने घर वापस आ जाती है और तेजेश्वर को जानबूझकर अपनी शादी के ट्रैक में फंसाती है। तेजेश्वर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तेजेश्वर काफी ज्यादा खुश था। वो अपनी जिंदगी के हसीन सपने देख रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि दरअसल जिसको वो अपने जीवन की संगनी समझ रहा है वही उसके जीवन का काल बनकर आएगी। दरअसल जो है वी तिरुपति राव अपने दोस्तों से बात करता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करता है। उसकी मुलाकात होती है नागेश्वर राव से। वो भी बैंक में ही काम कर रहा होता है। नागेश्वर राव को 3.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। नागेश्वर राव अपने 2 साथियों को इसमें शामिल करता है और प्रॉपर्टी डीलर बनकर जो है तेजेश्वर को कॉल करता है। दरअसल वो कॉल करता है कि उसे अपनी एक प्रॉपर्टी का लैंड सर्वे कराना है, जिसके लिए जो है तेजेश्वर तैयार हो जाता है और सुबह अपने सारे काम निपटा कर 17 जून 2025 को 8 बजे वो लैंड सर्वे करने के लिए निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है
तो वो उसके क्लाइंट जो नागेश होते हैं उसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि दरअसल उनकी जो जमीन है कुरनूल में है, ऐसे में वो काफी दूर होगी, इसलिए वो अपनी बाइक खड़ी कर दे और उनके साथ उनकी गाड़ी में जाए। और ये वही सीसीटीवी फुटेज थी जो पुलिस को मिली थी, और ये वही 3 लोग थे जो तेजेश्वर को लेकर गए थे। तेजेश्वर जो है एसयूवी गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ जाता है, वो उनके इरादों से बिल्कुल अनजान होता है। गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, जैसे ही सुनसान रास्तों पर गाड़ी पहुंचती है तभी पीछे से एक जोरदार वार होता है तेजेश्वर के साथ। तेजेश्वर घायल हो जाता है, वो समझ भी नहीं पाता कि तभी एक व्यक्ति उसका तेज धारदार चाकू से गला काट देता है और उसके बाद उसके पेट पर मल्टीपल चाकू से स्टैब किए जाते हैं और तेजेश्वर जो है गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। अब उन लोगों का प्लान होता है इस बॉडी को जो है अरावली रोड के पास पनियल घाट के पास जो झाड़ियां हैं उन्हीं के बीच में कहीं दफना दिया जाएगा। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए गाड़ी को उस तरफ मोड़ते हैं, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा चहल पहल होती है कि इन लोगों को वहां पे गड्ढा खोद कर दफनाने का वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये बॉडी को वहीं पर झाड़ी के बीच में छोड़ देते हैं और उसके फोन को और सिम को तोड़कर कृष्णा नदी में फेंक देते हैं। जिसके बाद ये हत्यारे जो है वीर तिरुपति राव को वीडियो कॉल करते हैं और तेजेश्वर की मृत बॉडी को उसको कॉल पर दिखाते हैं, जिसके बाद इनको अपना पेंडिंग बैलेंस मिल जाता है। अब ये हत्यारे निश्चिंत थे कि ये कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन अब आदमी भूल गए थे कि वो कितना भी सबूत मिटा ले कोई ना कोई क्लू छूट ही जाता है जिससे पुलिस उन तक पहुंच जाती है। पुलिस जो है ऐश्वर्या और वीर तिरुपति राव को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी होती है। 27 जून 2025 को नागेश और उसके 2 साथी भी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। अब आगे छानबीन में ये पता चलता है कि वीर तिरुपति राव के पिता वीर तिरुपतैया को भी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी थी और इस घटना के बारे में जानने के बाद भी उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला नहीं दी। दरअसल वो एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को ये बताना उचित नहीं समझा कि उसके बेटे ने एक क्राइम किया है। दरअसल इसके बावजूद भी वो अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ था। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ऐश्वर्या की मां सुजाता को भी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी थी। दरअसल ये भी पता चला कि जो सुजाता पहले अपने प्रेमी से अपनी बेटी को न मिलने देने के लिए बेचैन थी, उसी ने बाद में सहमति दे दी थी कि अपने पति को रास्ते से हटा के वापस अपने प्रेमी के पास आए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये थी कि जब पुलिस ने वीर तिरुपति राव और ऐश्वर्या के फोन को चेक किया तो उन्हें उनकी हिस्ट्री से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे जानकर आप सन्न रह जाओगे। दरअसल उन्होंने सोनम रघुवंशी और मेरठ वाली मुस्कान के हत्याकांड को कई बार पढ़ा था, कई बार उस केस की स्टडी की थी। दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा सबूत छोड़े जिससे वो पकड़े जाए। इन दोनों केस को देखने के बाद इन्होंने तेजेश्वर की हत्या की प्लानिंग करी थी। जांच में ये भी सामने आता है कि ऐश्वर्या ने अपने एक पड़ोसी जिसका नाम मोहन होता है उसे अपने लिए एज मुखबिर हायर किया था। दरअसल उसने तेजेश्वर की बाइक में उसके जीपीएस लगवाया था, जीपीएस ट्रैकर, और जिसके लिए उस व्यक्ति को 50,000 रुपए का भुगतान किया गया था। साथ ही साथ पुलिस को ये भी पता चलता है कि 17 जून के पहले जो है तेजेश्वर को 5 बार अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन 5 बार वो फेल हो गए थे। या यूं कहें कि तेजेश्वर की अच्छी किस्मत थी जिससे कि वो पहले 5 बार बच चुका था। साथ ही साथ पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर और पता चलती है कि दरअसल इस हत्या में वीर तिरुपति राव ने 10 अलग अलग मोबाइल का उपयोग किया था। दरअसल वीर तिरुपति राव ने मल्टीपल फोन इसलिए यूज किए थे, उसने सोचा था कि जब वो फोन को अलग अलग बदल कर कॉल करेगा तो पुलिस जो है IMEI नंबर के जरिए उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगी। अगर रैंडम मल्टीपल फोन से कॉल्स आई होगी तो पुलिस सोचेगी कि दरअसल ये रैंडम नंबर है, अलग अलग लोग हैं, जिससे पुलिस कंफ्यूज रहेगी और कातिलों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पुलिस जो है अपनी छानबीन अच्छे तरीके से करती है और उन्हें इस हत्या में उपयोग हुए एक चाकू, 2 तेज धारदार वाले छुरे और एक जीपीएस ट्रैकर जो है मिल जाते हैं, जो पुलिस को चार्जशीट बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ एक शॉकिंग चीज और पुलिस को मिलती है। दरअसल वीर तिरुपति राव के पास से एक डिवाइस मिलती है, वॉइस चेंजर डिवाइस। दरअसल वीर तिरुपति राव इस वॉइस चेंजर डिवाइस का उपयोग करके जो है ऐश्वर्या से बात किया करता था। शादी के बाद जब अपनी ससुराल में ऐश्वर्या वीर तिरुपति राव से बात किया करती थी तो जो वीर तिरुपति राव इस डिवाइस को यूज करता था। दरअसल ये डिवाइस जो है डिवाइस को चेंज करके एक महिला की वॉइस के रूप में उस डिवाइस को बदल देती थी। तो जब जो है ऐश्वर्या के ससुराल वाले उससे पूछते थे कि वो दिन भर किससे बात करती रहती है, तो ऐश्वर्या जो है फोन को स्पीकर पर कर देती थी और उधर से एक महिला की आवाज आती थी और बता देती कि देखिए मैं अपनी एक सहेली से बात कर रही हूँ। तो दरअसल ऐश्वर्या और वीर तिरुपति राव ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन वो ये शायद भूल गए थे कि क्राइम को कितने भी प्लान के तहत किया जाए, एक ना एक दिन अपराधी पकड़े जरूर जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।